प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के इतिहास विषय के अध्याय 4 औद्योगिकरण के युग के भाग 2 के बारे में। इससे पूर्व भाग 1 में जिन विषयों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी उसका एक पूर्वावलोकन कर लेते हैं। भाग 1 में हमने प्रोटो औद्योगिकरण और औद्योगिकरण के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में सीखा था। इसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ और वो कौन सी नई खोजें हुई थी जिसकी वजह से औद्योगिकरण संभव हो पाया। साथ ही हमने यह भी देखने की कोशिश की कि औद्योगिकरण की गति कैसी थी। तो हमने पाया था कि औद्योगिकरण की गति धीमी थी और इसके क्या कारण थे, इसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। अंत में हमने भाग 1 में यह भी देखने की कोशिश की थी कि औद्योगिकरण का महिलाओं के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर और बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो आज जो भाग 2 इस विषय का अंतिम हिस्सा है, इसके जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में औद्योगिकरण से पहले व्यापार कैसे होता था। साथ ही कपड़ा उत्पादन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा कैसे किया। साथ ही इसका भारत के बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत के बुनकरों की स्थिति कैसी रही, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि भारत में उस दौर के आरंभिक उद्यमी कौन कौन से थे और किस तरह के उद्योगों में उनकी रुचि थी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और भारत का औद्योगिक विकास, इन दोनों के बीच क्या संबंध रहा। और अंत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर के जो औद्योगिकरण के महारथी हुआ करते थे, उन्होंने अपने वस्तुओं का विज्ञापन किस तरह से किया। तो पाठ के अंत में हमारा अधिगम परिणाम क्या होगा। तो देखिए, शिक्षार्थी इस पाठ को पूरा करने के बाद ये समझ पाएंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग कौन कौन से थे। साथ ही वो यह भी विवरण दे पाएंगे कि भारत में कपड़ा उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से तरीके अपनाए। साथ ही शिक्षार्थी भारत में बुनकरों की स्थिति का आकलन कर पाएंगे और भारत के प्रारंभिक उद्यमों की पहचान कर पाएंगे। और अंत में उत्पादों को बेचने के लिए ये उद्यमी किस तरह की रणनीति अपनाते थे, उसका भी विश्लेषण कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज औद्योगिकरण से पहले भारत का व्यापार कैसे होता था। तो देखिए, जब औद्योगिकरण भारत में शुरू हुआ, उससे पहले भारत में बना हुआ रेशम और कपास का सामान पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्चस्व रखता था और हमारा व्यापार भूमार्ग से और जल मार्ग से, यानी कि समुद्र, दोनों माध्यम से हुआ करते थे। भूमार्ग से आर्मेनिया और फारसी के व्यापारी भारत आते थे और ऊंट पर माल रखकर वापस ले जाते थे। प्रायः पंजाब से होते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आजकल पाकिस्तान का सिंध प्रांत कहलाता है, उसके रास्ते अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया तक भारत का व्यापार होता था। जहां तक समुद्र मार्ग का सवाल है, सूरत, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है, वहां से खारी और लाल सागर के ऊपर जितने बंदरगाह थे, उसको सूरत ने जोड़ा हुआ था। और हुगली और मुसोलीपट्टनम, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित हमारे बंदरगाह थे, जो हमें पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जोड़ा हुआ था। तो एक खास बात यह हुई कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आने लगीं,
तो व्यापार के तरीके में भी परिवर्तन देखने को मिला। अब भारत का जो व्यापार होता था वो यूरोपीय कंपनियों ने नियंत्रित किया हुआ था, और साथ ही अब कैमल बैक के ऊपर नहीं, ऊंट के ऊपर नहीं, बल्कि यूरोपीय जहाजों से व्यापार हो रहा था। इसका कारण यह था कि 1750 ईस्वी के दशक तक यूरोपीय कंपनियों ने भारत में काफी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। पहले तो उन्होंने स्थानीय रियासतों से कई सारी रियायतें हासिल की और उसके बाद व्यापार करने के लिए पूरा एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस मैप पर देख सकते हैं, कि सूरत और हुगली जैसे बंदरगाह जो पहले अत्यंत प्रसिद्ध हुआ करते थे और भारत को दुनिया के दूसरे देशों से जोड़ते थे, उनका डिक्लाइन हो गया, यानी कि वो खत्म हो गए। लेकिन जिन जगहों पर इन व्यापारिक कंपनियों ने, जो प्रायः यूरोप से आते थे, उन्होंने अपनी बस्ती बनाई हुई थी, जैसे बॉम्बे और कलकत्ता, तो ऐसे जगहों का विकास होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, एक गतिविधि करके देखते हैं जो कि इसी तरह से संबंधित है। आप इस मैप को देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको लाल रंग के और नीले रंग की रेखाएं दिखेंगी। लाल रंग जो लैंड रूट है, भूमार्ग है, उसको दर्शाता है, और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये जल मार्ग को दर्शाता है। इसको सिल्क रूट कहते थे। अब आपको यह पता लगाना है कि सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग की स्थापना किसने और कब की। साथ ही आपको यह भी बताना है कि यह किस देश से किस महाद्वीप तक फैला हुआ था, और यह भी बताइए कि सिल्क रूट का नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब यह देखते हैं कि प्रायः 1757 ईस्वी में जब पलासी की लड़ाई हुई और अंग्रेजों का प्रभाव भारत में बढ़ना शुरू हुआ, जो बंगाल से शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे उनका व्यापार इतना बढ़ा कि लाभ होने की वजह से उन्होंने कपड़ा उत्पादन को पूरी तरह से नियंत्रण करना शुरू किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन को क्यों नियंत्रित करना चाहता था। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि वह किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता था, तो हर तरह के प्रतिस्पर्धा को वो बिल्कुल खत्म कर देना चाहता था। क्यों? क्योंकि इसी समय दूसरी कंपनियां भी तो भारत में व्यापार कर रही थी, जैसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन लोगों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होती थी। दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लागत को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेना चाहता था, और यह तभी संभव हो पाता जब दूसरा कोई उनके प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में नहीं होता। तीसरी बात यह थी कि यह चाहते थे कि कपास और रेशम के सामान नियमित रूप से इनको आपूर्ति होता रहे, और यह भी तभी संभव था जब कपड़ा उत्पादन के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होता। चौथी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशियों के साथ साथ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई अन्य देशी व्यापारी भी इस व्यापार में कदम रखे। इस कारण से उन्होंने प्रबंध और नियंत्रण की एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें कपड़ा नियंत्रण के ऊपर सिर्फ उन्हीं का अधिकार हो और किसी का भी नहीं। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा उद्योग पर किस तरह से नियंत्रण किया। तो देखिए, इसके लिए उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए। सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो ये है कि भारत देश के बुनकरों पर उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया, और बुनकरों की देखरेख करने के लिए, उनसे आपूर्ति एकत्र करने के लिए, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, इन सारे कामों के लिए उन्होंने एक सेवक की नियुक्ति की जिसको गोमास्ता कहा जाता था। अब कंपनी के जो बुनकर थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, उनको अग्रिम पैसा दिया जाता था, एडवांस में पैसा दे दिया जाता था।
अब भारतीय बुनकर चूंकि गरीब हुआ करते थे तो इन पैसों की उन्हें काफ़ी आवश्यकता होती थी, तो वो इस पैसे को स्वीकार कर लेते थे। लेकिन इसका एक असर ये होता था कि एक बार जब गुमास्ता से अंग्रेजों की तरफ से वह अग्रिम पैसा स्वीकार कर लेते थे तो कर्ज लेने के बाद जब कपड़ा वो बना लेते थे तो उन्हें वापस गुमास्ता को ही सौंपना पड़ता था, वो किसी और को नहीं बेच सकते थे। तो इसका बुनकरों की स्थिति के ऊपर क्या असर पड़ा? बहुत ही बुरा असर पड़ा। सबसे पहली बात यह हुई कि कपास के लिए भूमि को पट्टे पर देना पड़ा। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत देश में जो किसान हुआ करते थे या बुनकर हुआ करते थे, उनके पास जो भूमि होती थी वो काफी छोटी होती थी, जिसपे वो अनाज पैदा करना चाहते थे जो खाने के लिए हो। लेकिन जब उन्होंने कपड़ा उत्पादन के लिए करार किया अंग्रेजों के साथ, तो अब अपनी भूमि उनको कपास के उत्पादन के लिए पट्टे पर देना पड़ा। इसके साथ ही अपना और अपने परिवार का सारा समय उनको बुनाई में लगाना पड़ा। अब वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे। एक जो महत्वपूर्ण बात हुई ये कि जब वो अपने सामान को दूसरी जगहों पे बेच लेते थे तो वो अपने कीमत के लिए सौदेबाजी भी कर सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो बंध गए तो अब कीमतों के लिए वो कोई भी सौदेबाजी नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कपड़ों के बदले में जो उन्हें मूल्य प्राप्त होता था वो काफी कम होता था, क्योंकि अब वो विभिन्न खरीदारों को कपड़ा बेच भी नहीं सकते थे। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि कई बार बुनकर चूंकि अपना कपड़ा अंग्रेजों को नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन गुमास्ता जब उनसे कपड़ा लेने के लिए गांव में आता था तो दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति भी बन जाती थी। तो चलिए इसी आधार पर एक गतिविधि करके देखते हैं। आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं और पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में किस तरह का कला और शिल्प उत्पादन होता है। दूसरी बात, आप ये पता करने की कोशिश करें कि कौन से लोग हैं जो इस उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हैं। विशेष करके यह पता करने की कोशिश करें कि इस पूरे उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं का क्या योगदान है, और ये भी पता करें कि ये लोग अपना उत्पाद कैसे बेचते हैं, क्या इन उत्पादों के बेचने से उनको कुछ फायदा होता है। इन सब के ऊपर आप एक रिपोर्ट तैयार करें। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले भारत में फैक्ट्रियां कब बननी शुरू हुई। तो देखिए, सबसे पहला जो बॉम्बे में कॉटन मिल बना था वो 1854 में बना था, और बंगाल में पहला जूट मिल 1855 में बना था। इसके बाद जहां तक उत्तर भारत का सवाल है तो कानपुर में 1860 के दशक में सबसे पहले एल्गिन मिल बना, और मद्रास में पहली बार कताई और बुनाई के लिए एक मिल 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो इस तरह से फैक्ट्री युग की शुरुआत भारत में हुई। अब देखते हैं कि भारत के आरंभिक उद्यमी कौन कौन थे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो जमशेदजी जीजीभॉय का आता है, जो चीन के साथ व्यापार करने में काफी रुचि रखते थे और उनका शिपिंग का भी काम था, यानी कि उनकी जहाजें चलती थीं। और बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्यमी थे, जो शिपिंग में, खनन में, बैंकिंग में, वृक्षारोपण में और बीमा सेवा की तरफ काफी रुचि दिखाते थे। भारत में टाटा परिवार को कौन नहीं जानता। जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा, आर.जे. टाटा, डी.जे. टाटा, ये जो टाटा परिवार है इसने सबसे पहले जमशेदजी नुसरवान जी टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा और इस्पात कारखाना स्थापित किया। इसके बाद जी.डी. बिरला, जो कि बिरला ब्रदर्स लिमिटेड के संस्थापक भी थे, चाय, कपड़ा और जूट के एक बहुत ही प्रमुख उत्पादक थे। दिनसा पेटिट, जो चीन को निर्यात करते थे, और
इंग्लैंड को कच्चे माल का शिपमेंट भेजते थे। साथ ही सेठ हुकमचंद 1917 ईस्वी में कलकत्ता में वो एक मारवाड़ी व्यवसायी के रूप में आए और सबसे पहला भारतीय जूट मिल स्थापित किया। तो ये भारत देश के शुरुआती दौर के उद्यमी थे। जब तक धीरे धीरे उद्योगों का भारत में विकास होता रहा, तब तक उसका असली स्वरूप तो सामने नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 1918 ईस्वी तक चलता रहा, तो भारत के उद्योगों को विकसित होने का एक नया मौका मिला। यह कैसे हुआ? क्योंकि यह एक बहुत ही नाटकीय स्थिति थी। अब इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन के उद्योग युद्ध का उत्पादन करने में व्यस्त थे। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि भारत में मैनचेस्टर से जो आयात होता था, यानी इंग्लैंड से जो आयात भारत को होता था, उसमें गिरावट आ गई और अब भारत का एक पूरा बाजार मौजूद था जो भारतीय उद्यमियों के लिए था और भारतीय मिलों के पास आपूर्ति करने के लिए इतना बड़ा घरेलू बाजार था जिसके लिए वो बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन कर सकते थे। अब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और यह खिंचता चला गया, 1918 तक चलता रहा। तो जैसे ही यह युद्ध लंबा खिंचा, भारतीय कारखानों को युद्ध की जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए बुलाया गया। जैसे उनसे कहा गया कि आप आर्मी के लिए जूट बैग बनाइए, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा बनाइए, टेंट बनाइए, चमड़े के जूते बनाइए, घोड़े और कच्चर की काठी बनाइए। तो इस तरह की वस्तुओं का जब डिमांड बढ़ा तो इनका उत्पादन भी बढ़ा। इसके लिए नए कारखाने भी स्थापित किए गए और पुराने कारखानों में कई पालियों में काम होना शुरू हुआ, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था और सप्लाई भी हमें ज्यादा करना था। इससे नए नए रोजगार का सृजन भी हुआ, कई नए श्रमिकों को भी नियुक्त किया गया। लेकिन एक खास बात यह थी कि जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय तक इन्हें फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता था। लेकिन यहाँ के उद्यमियों को इसका बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह से नाटकीय तरीके से भारतीय उद्योगों में काफी उछाल देखने को मिला। अब एक गतिविधि करते हैं जो पीछे हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर आधारित है। यहाँ 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं, ट्रू और फॉल्स। पहला, स्पिनिंग जेनी को 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने तैयार किया था। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। दूसरा सेंटेंस है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए जॉबर नामक एक सेवक को नियुक्त किया था। क्या यह सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। और अगला जो 2 सेंटेंस है उसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। और तीसरा सेंटेंस क्या है, बॉम्बे की पहली सूती मिल डैश में स्थापित की गई। तो आपको वह ईयर लिखना है, वह वर्ष लिखना है जिसमें मुंबई की पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। और चौथा सेंटेंस, डैश ने 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना से पहले औद्योगिक निवेश की ओर रुख किया और चीन के व्यापार में अपना भाग्य बनाया। तो उनका क्या नाम था, ये आपको वहां भरना है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि चाहे इंग्लैंड के उद्यमी हों या फिर भारत देश के उद्यमी हों, उन्होंने अपने वस्तुओं को बेचने के लिए किस प्रकार से विज्ञापन किया, अपने वस्तुओं की मार्केटिंग कैसे की। 2 तरीके उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। सबसे पहला लेबल लगाना और दूसरा कैलेंडर बनाना। जब वो किसी वस्तु का उत्पादन करते थे तो उस पर एक लेबल लगाते थे और उस लेबल में लिखा होता था कि उसका निर्माण किस स्थान पर हुआ है, साथ ही किस कंपनी ने इसको बनाया है और उनका गुणवत्ता का चिन्ह क्या होता था। ये तीनों चीजें उस लेबल के ऊपर लगाई जाती थी ताकि लेबल देख करके ही लोग समझ जाएं कि उन्हें यह वस्तु खरीदनी है या नहीं। दूसरा तरीका था कैलेंडर बनाने का। कैलेंडर आप आज की डेट में भी
हर घर में देख सकते हैं। प्रायः उस समय जो कैलेंडर छपते थे उनमें भारतीय देवी देवताओं की छवियां हुआ करती थी और उसके नीचे वो अपने वस्तु का इमेज यानी कि उसकी छवि लगाते थे। इससे ये लगता था कि जैसे अपने माल को बेचने के लिए उन्होंने देवी देवताओं से अनुमोदन ले लिया है, इसलिए हमें उनकी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। तो ये एक बहुत खास बात थी वस्तुओं के विज्ञापन के बारे में। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो लेबल और कैलेंडर का प्रयोग करते थे। तो देखिए, ग्राइप वाटर कैलेंडर, यहां आप देख सकते हैं, ये जो छवि आप देख रहे हैं ये बेबी उत्पाद है। बच्चों के लिए ग्राइप वाटर बनता था और इसको बेचने के लिए वो लोग बेबी कृष्णा की छवि इसके ऊपर लगा दिया करते थे। अब चूंकि भारतीय लोग भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उनके प्रति भक्ति रखते हैं, तो शायद इसे देख करके ही ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ऐसा माना जाता था। वैसे ही दूसरा जो आप छवि देख रहे हैं अपने दाहिने साइड में, ये एक मैनचेस्टर पे बने हुए सामान का लेबल है जो 20वीं सदी में हुआ था। यहां पर मैं आप देख सकते हैं भगवान कार्तिक, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का छवि है। तो आइडिया यही था कि ईश्वर की छवि देखिए और ईश्वर में अगर आपकी भक्ति है तो हमारा सामान खरीदिए। अब आगे देखते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सोप साबुन का ब्रांड हुआ करता था जिसको सनलाइट सोप कहते थे और 1934 ईस्वी का यह सनलाइट सोप का कैलेंडर है। इसमें देखिए क्या दिखाया गया है, यहां पर भगवान विष्णु को आसमान से सूरज की रोशनी लाते हुए दिखाया गया है। यानी कि जिस तरह से सुबह होता है और सूरज की रोशनी में सारी दुनिया जगमगा जाती है, वैसे ही यदि आप सनलाइट सोप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपड़े भी धुल जाएंगे, चमक जाएंगे। ये सोच उनके पीछे हुआ करती थी। और दाहिने साइड में आप एक लेबल देख सकते हैं जो एक मैनचेस्टर का सामान बना हुआ है और उसके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है और इसमें महाराजा रंजीत सिंह की छवि को दिखाया गया है। तो इसके माध्यम से वो ये संदेश देना चाहते थे जनता को कि यदि आप अपने राजाओं, अपने नवाबों के प्रति भक्ति रखते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो आपको हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पाद है, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये तो सवाल था कि जो अंग्रेज उत्पादन करता हुआ करते थे वो किस तरह से वस्तुओं का व्यापार करने के लिए विज्ञापन दिया करते थे। अब बात करते हैं जो भारतीय निर्माता हुआ करते थे वो किस तरह से अपने उत्पाद का विज्ञापन करते थे। तो देखिए, भारतीय निर्माताओं ने राष्ट्रवादी संदेश के साथ अपने उत्पादों का विज्ञापन किया, जैसा कि आप इस छवि में देख सकते हैं। ये एक भारतीय कपड़ा मिल का लेबल है और इसमें एक देवी को अहमदाबाद की एक मिल में उत्पादित कपड़ा भेंट करते हुए दिखाया गया है और इससे एक संदेश यह भी जाता है कि भारत के लोगों को अपने देश में उत्पादित सामान ही खरीदना चाहिए, ना कि कोई विदेशी सामान। तो दोस्तों, अंत में एक गतिविधि करके देखते हैं। आपको एक परियोजना तैयार करनी है। दाहिने साइड में आप दो छवियां देख सकते हैं। पहली छवि 1934 ईस्वी के कैलेंडर की है और दूसरी छवि आधुनिक 2020 की है। आपको करना क्या है, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहां से आप किसी भी एक उद्योग का चयन करें और उसके इतिहास के बारे में आपको पता लगाना है। आपको यह भी पता लगाना है कि पहले के दौर से और आज तकनीकें कैसे बदली हैं, कर्मचारी लोग कहां से आते हैं, साथ ही इन उत्पादों का विज्ञापन और विपणन कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर आपको एक परियोजना कार्य तैयार करनी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 4 औद्योगिकरण का युग समाप्त किया। आशा है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।